नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको बता रहा हूँ कि साक्षात्कारी जो प्रमा है उसके 3 हेतु हैं: इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्प ज्ञान। इन तीनों का उदाहरण स्वरूप भली भांति पिछले व्याख्यान में आपको समझा दिया गया था और अब इसमें आपको ये बताया गया है कि जो साक्षात्कारी प्रमा का द्वितीय हेतु अर्थात कारण है वह क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद कितने हैं। तो इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्ष है साक्षात्कारी प्रमा हेतु से षड्विध एव। देखिए, प्रत्यक्ष का जो कारणभूत है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माना गया है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान आपको तभी होगा जब इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो। जैसे मान लीजिए इंद्रिय चक्षु है और अर्थ अर्थात पदार्थ घट है, और जब तक घट का इंद्रिय के साथ साक्षात भूत प्रत्यक्ष भूत संसर्ग या संपर्क या संयोग नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इंद्रियार्थयोस्तु सन्निकर्ष है, इंद्रिय और अर्थ के साथ यह सन्निकर्ष है। जो सन्निकर्ष होगा साक्षात्कारी प्रमा हेतु, वह साक्षात्कारी प्रमा का हेतु होता है। और इस हेतु के विषय में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। ये हेतु 3 होते हैं, कभी इंद्रिय होता है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है और कभी निर्विकल्पक ज्ञान होता है। तो यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो द्वितीय कारण है साक्षात्कारी प्रमा का, उसके विषय में बात की है। और साक्षात्कारी प्रमा हेतु, साक्षात्कारी प्रमा का जो हेतु है जो इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, से षड्विध एव, वह 6 प्रकार का ही है। एव जोर दिया है कि यदि कोई और ज़्यादा प्रकार का इसको मानता है तो वह असत्य है, वो केवल 6 प्रकार का ही है। तत् यथा, जैसे संयोग है, एक तो प्रकार उसका संयोग है। दूसरा संयुक्त समवाय, दूसरा जो प्रकार होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का वो संयुक्त समवाय होता है। और तीसरा होता है संयुक्त समवेत समवाय, तीसरा जो प्रकार होगा वह संयुक्त समवेत समवाय होगा। और चौथा जो प्रकार होगा वह समवाय होगा। और 5वां प्रकार जो होगा वो समवेत समवाय होगा। और छठा जो प्रकार होगा वो होगा विशेष विशेषण भावश्चैति। ये 6 प्रकार जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माने गए हैं, न इससे कम होते हैं और न इससे अधिक होते हैं। इसलिए यहाँ पर केशव मिश्र ने एव शब्द को रखा है। एव अर्थात ही, से षड्विध, वो 6 प्रकार के ही होते हैं। अब संयोग कब होता है, संयुक्त समवाय कब होता है, और संयुक्त संवेद समवाय कब होता है, समवाय कब होता है, संवेद समवाय कब होता है, और विशेष विशेषण भाव संबंध कब होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी इंद्रिय का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष होता है वही साक्षात्कारी प्रमा का एक कारण है। और वह साक्षात्कारी प्रमा का जो कारण है जो कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष है, तो इंद्रिय का अर्थ के साथ 6 प्रकार से सन्निकर्ष होता है। 6 प्रकार से इंद्रिय जो ज्ञान प्राप्त करती है उस पदार्थ का, उस अर्थ का, वो उसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार से 6 प्रकार का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखिए, जब कौन सा सन्निकर्ष होगा इंद्रिय का अर्थ के साथ, जब कौन सा ज्ञान होगा, तो इसमें व्याख्यान में एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जनयन्ते तदा चक्षु इंद्रियम घटो अर्थ है। तत्र यहाँ पर यदा यानी जब, चक्षुषा चक्षु के द्वारा घट विषयम ज्ञानम जयन्ते, घट विषयम ज्ञान उत्पन्न होता है। जब चक्षु तो इंद्रिय है और उस चक्षु से घट विषय ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षु तो इंद्रिय होगा, चक्षु इंद्रियम, चक्षु तो इंद्रिय होगा, और घट जो है वो अर्थ अर्थात पदार्थ होगा। और इन दोनों का जो सन्निकर्ष होगा वो सन्निकर्ष कहलाएगा संयोग सन्निकर्ष। आप अब इसमें समझ गए होंगे कि इंद्रिय का अर्थ के साथ एक सन्निकर्ष होता है और वह जो सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का होता है। कभी संयोग होता है, कभी संयुक्त समवाय होता है, कभी संयुक्त संवेद समवाय होता है, कभी समवाय होता है, कभी संवेद समवाय होता है, कभी विशेष विशेषण भाव होता है। वो सन्निकर्ष के ये प्रकार हैं।
और जब संयोग सन्निकर्ष होगा अर्थात इंद्रिय का पदार्थ के साथ, इंद्रिय का अर्थ के साथ जब संयोग सन्निकर्ष होगा तो वो संयोग सन्निकर्ष कैसे होगा और उसमें इंद्रिय उस पदार्थ के किस विषय का, उस पदार्थ के किस रूप का, उस पदार्थ के को किस रूप में ज्ञान ग्रहण होगा, यह ज्ञान का इसमें आपको उदाहरण बताया है। तो ये नीचे एक उदाहरण इसमें दिया गया है। तत्र यदा चक्षुषा, जब चक्षु के द्वारा घट विषयम ज्ञानम जयन्ते, घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, तदा चक्षु इंद्रियम घटो अर्थ है, तब चक्षु तो इंद्रिय होगा और घट जो है उसका अर्थ होगा। इसका एक उदाहरण और दूसरा बताया गया है, अनयो सन्निकर्ष है संयोगेव, इसी सन्निकर्ष को संयोग सन्निकर्ष कहा जाता है। अयुत सिद्ध भावात, और यह जो संयोग सन्निकर्ष होता है अर्थात जो संयोग होता है सन्निकर्ष, उस संयोग सन्निकर्ष जो है उसमें अयुत सिद्धि का अभाव होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अयुत सिद्ध उन दो के मध्य होता है जो एक अवनिश्चित अवस्था में होता हुआ दूसरे पर आश्रित रहता है, अर्थात एक को नष्ट करो तो दूसरा स्वतः ही नष्ट, जो उसके आश्रय में रहता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वहाँ पर अयुत सिद्ध संबंध होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई अयुत सिद्ध इन दोनों के मध्य नहीं है। अनयो सन्निकर्ष है संयोग एव अयुत सिद्ध अभावात, इसमें अयुत सिद्धि का अभाव है। एवं उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर बताया गया है, एवं मनसा अंतरिंद्रियेण यदात्म विषयम ज्ञानम जयन्ते अहम इति, जब मन नामक इंद्रिय के द्वारा, अंतःकरण मन नामक इंद्रिय के द्वारा जब आत्मविषय ज्ञान होता है, आत्मविषय ज्ञान क्या होता है, इंद्रिय और आत्मा का अर्थ, इंद्रिय तो मन तो इंद्रिय है और आत्मा जो है वो अर्थ है, और इन दोनों का जो संबंध है वो संयोग संबंध होगा। एवं जिस प्रकार से मनसा अंतरेन्द्रियण, मन रूपी अंतःकरण की इंद्रिय के माध्यम से यदा आत्मविषयम ज्ञानम जयन्ते, जब आत्मविषय ज्ञान उत्पन्न होता है, अहम इति यह मैं हूँ, तदा मन इंद्रियम, तो मन तो इंद्रिय होगा और आत्मा जो होगी वो अर्थ होगा, और अनयो सन्निकर्ष है संयोग एव। ये दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या था कि जब कोई चक्षु के द्वारा घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस विषय में चक्षु तो इंद्रिय है और घट जो है अर्थ है, ये तो पहला है। दूसरा है जब कोई मन नामक इंद्रिय के द्वारा आत्म विषयक अर्थ का ज्ञान होता है, तब मन तो इंद्रिय होती है और आत्मा जो है वो अर्थ होता है, और इन दोनों के मध्य भी जो संबंध माना गया है, जो सन्निकर्ष माना गया है, वो संयोग सन्निकर्ष है, और वो संयोग सन्निकर्ष वैसे ही है जैसे चक्षु और घट में होता है। अब देखिए संयोग सन्निकर्ष या संयोग संबंध किन दो में होता है। संयोग संबंध उन दो में होता है कि ज्ञान के पश्चात यदि एक को हटा लिया जाए तो दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अयुत सिद्ध संबंध कहाँ होता है, जहाँ पर दोनों को संयुक्त करने के पश्चात, जैसे तंतु और वस्त्र को संयुक्त कर दिया, संवेद कर दिया, और संवेद करने के पश्चात वहाँ पर यदि आप पुनः तंतुओं को लेना चाहेंगे तो घट जो है निश्चित रूप, तंतुओं को जब लेना चाहेंगे तो पट जो है वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस मिट्टी से, कर्ण से आपने घट का निर्माण किया है, यदि मिट्टी ने घट का निर्माण संवेद होकर के कर दिया और उस घट से यदि आप पुनः मिट्टी लेना चाहेंगे तो घट का स्वतः ही नाश हो जाएगा। तो घट और मिट्टी में अयुत संबंध है और पट और तंतु में अयुत संबंध है, लेकिन चक्षु और घट में अयुत संबंध नहीं है। क्योंकि अयुत संबंध इसलिए नहीं है कि एक को यदि हटा लोगे ज्ञान के पश्चात तो दूसरे के अस्तित्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये संयोग संबंध है। तो संयोग संबंध के दो उदाहरण दे दिए कि चक्षु से घट नामक अर्थ, चक्षु इंद्रिय से घट नामक अर्थ की प्राप्ति की जाएगी तो जो सन्निकर्ष होगा वो संयोग सन्निकर्ष होगा। उसी प्रकार से अंतःकरण की जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय मन के द्वारा यदि आत्म अर्थात आत्मज्ञान के अर्थ की प्राप्ति होगी तो वहाँ पर भी जो सन्निकर्ष होगा मन इंद्रिय का आत्मा के साथ, वह संयोग सन्निकर्ष होगा। ये दो उदाहरण आपको यहाँ पर इस प्रकार से बताए गए हैं। और शेष 5 यानी कि संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेष विषण भावश्चेति, इनका अगले व्याख्यान में आपको ज्ञान करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो संयोग है वो संयोग किन दो के मध्य होगा, एक इंद्रिय के मध्य होगा और एक अर्थ के मध्य होगा। और अर्थ और इंद्रिय के द्वारा जब उस अर्थ का, उस पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा तो यदि उस पदार्थ को वहाँ से हटाया जाए तो नकारात्मक प्रभाव इंद्रिय पर नहीं होगा, और न ही जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान पर आपका ज्ञान भी कोई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आपको घट का ज्ञान हो चुका है, पट का ज्ञान हो चुका है,
और जिस प्रकार से मन इंद्रिय को आत्मा का ज्ञान हो चुका है। दूसरा उदाहरण आप इसका भली भांति समझ चुके हैं। धन्यवाद।